नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीजी टेट 2022 जो 18 सितंबर को आयोजित हुआ था उसका पेपर फर्स्ट का बाल विकास का न केवल आंसर बताया जाएगा बल्कि साथ ही साथ उससे जुड़ी फैक्ट या कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। दोस्तों गलत है पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बी है विकास संयोग का परिणाम होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, और डी है यह अनुमानित है। दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले हम देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, विकास जो है गर्भ से कब्र तक निरंतर प्रक्रिया है, चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो अलग अलग व्यक्तियों में समान नहीं होती। विकास की दर क्या होती है? समान नहीं होती है, और यह एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। और इनके कुछ और सिद्धांत हैं, विकास के अन्य सिद्धांतों में भी है ये, और देख लेते हैं उसका सिद्धांत। विकास संचयी है, विकास पूर्व कथनीय है, विकास अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, विकास समरूपता स्वरूप का अनुसरण करता है, विकास अनुमानित और अनुक्रमिक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। दोस्तों इसका यदि हम निष्कर्ष देखें तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास संयोगों का परिणाम है, विकास का यह एक सिद्धांत नहीं है। दोस्तों विकास का यह एक सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फिर से आ जाते हैं हम ऑप्शन में। इसका आंसर जो है विकास संयोग का परिणाम नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यह कोई सिद्धांत नहीं है और बाकी जो तीन हैं वो सिद्धांत में शामिल हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं संज्ञानात्मक अपरिपक्वता पर। तो यह तो पियाजे के द्वारा दिया गया है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, और जो आत्म केंद्रिता है उनके बारे में, इसके बारे में ईगोसेंट्रिज्म के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने बात किए हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों बात किए हैं। और जो तीसरा है मतलब सी मनोवैज्ञानिक विकार, यह एक ऐसे विकार है दोस्तों जो बच्चों या बड़े व्यक्ति में भी हो सकता है। जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक विकार के बारे में जानते हैं, इकोलिया जो अगर उनके सामने में, उस मरीज के सामने में कोई वाक्य बोला जाता है तो उसको दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विकार होता है इकोलिया। ये भी, इसके बारे में तो लेव वाइगोत्स्की जी ने चर्चा नहीं किए हैं। अब आ जाते हैं एक जो ऑप्शन दिख रहा है स्वनियमन, जिसके बारे में सेल्फ रेगुलेशन के बारे में प्राइवेट स्पीच में बात किए हैं दोस्तों। तो यह इसका जो आंसर है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा स्वनियमन। याद रखिएगा दोस्तों, इसके चारों ऑप्शन के बारे में हमने बारी बारी जाने, जिसके बारे में वाइगोत्स्की जी ने चर्चा किए हैं, इसके बारे में सिर्फ वाइगोत्स्की ने बताया है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए देखते हैं, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी कहते हैं। उद्दीपन ऑप्शन बी है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सी है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, और ऑप्शन डी है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर तो ए है स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, जो कि स्किनर ने, इसका जो प्रणेता है स्किनर, और इसका दो पार्ट भी है, इसको दो भागों में बांटा गया है, धनात्मक और ऋणात्मक। दोस्तों जो पुनर्बलन के सिद्धांत को तो हालांकि
दोनों स्किनर और थार्नडाइक दोनों ने बताया है, लेकिन स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत के बारे में स्किनर ने बताया है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। और बाकी जो है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत ये तो थार्नडाइक का है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत ये पावलोव का है। और सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर का है, जिसने चिंपांजी पर प्रयोग किए थे, वो भी सुल्तान नामक चिंपांजी पर। और जो हमारा पहला आंसर है स्किनर, उसका जो जिस पशु पर या जिस पर प्रयोग किए थे, पशु नहीं बोल सकते, एक कबूतर पर और चूहे पर। इसके याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर पहला होगा स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चौथा है किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक इसलिए है क्योंकि इसका जो हिंदी नेम है दोस्तों निदान, या इसको नैदानिक मूल्यांकन भी बोला जाता है। और नैदानिक मूल्यांकन ये होता है दोस्तों, पहले तो समस्या, इसका मतलब होता है किसी भी बच्चे में समस्या का पता करना, फिर समस्या पता करने के बाद उनकी पहचान करना। इसलिए इसका जो आंसर है डायग्नोस्टिक हो जाएगा दोस्तों, जिसको नैदानिक मूल्यांकन भी बोलते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी है, डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है, यह होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो एसिमिलेशन होता है, आत्मसात्करण और समंजन दोनों के बीच, इसके बारे में हमने स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, इसलिए हमारे चैनल में जाकर देख भी सकते हैं। इनके बीच जो संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम, जिसको साम्य धारण भी कहते हैं, वह होता है संतुलन। इसमें तो डायरेक्ट वैसे बता भी दिया गया है संतुलन होगा करके, संतुलन शब्द का यूज भी कर दिया है, इसलिए ऑप्शन भी संतुलन दे दिया है, जिसको साम्य धारण भी बोला जाता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संतुलन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 6। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें दो जो अनुच्छेद हैं ऑप्शन में दिया है, ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21A। दोस्तों इसमें जो सी है और डी है, ये दोनों शिक्षा पर ही फोकस किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए अनुच्छेद 45 को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 45 बताता है कि शिक्षा, इसमें अनुच्छेद 45 में शिक्षा की घोषणा की गई थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को फोकस किया गया था कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए बोला गया था। कहाँ से कहाँ तक? 6 से 14 वर्ष तक। और इधर जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हेल्थ पर ध्यान देना है, इनके हेल्थ पर या स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। यह किस में बताया गया? अनुच्छेद 45 में। और 6 से 14 वर्ष में प्राथमिक शिक्षा को फोकस करना है या उसको प्राथमिक शिक्षा को डेवलप करना है, इसके बारे में बोला गया। अनुच्छेद 45 में उसका 2 भाग है दोस्तों, जो 6 से नीचे में स्वास्थ्य है और 6 से ऊपर में 14 तक प्राथमिक शिक्षा को फोकस करना है। जबकि दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 21A है, यह शिक्षा के अनिवार्य शिक्षा पर फोकस किया गया है। इसमें सीधा एक्ट आ गया RTE, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा दोस्तों, RT, राइट टू एजुकेशन। निःशुल्क, इसमें शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, जबकि 45 में देना चाहिए बोला गया था, उसमें कोई एक्ट नहीं बनाए थे। और अनुच्छेद 21A में एक्ट बना दिए गए RTE, इसलिए आंसर इसका डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा क्या गया है, व्यक्तिगत कारक, पर्सनली फैक्टर पूछा गया है, पर्सनल फैक्टर। तो पर्सनल फैक्टर जो है वो तो स्वास्थ्य है, संवेग है, बुद्धि है, लेकिन इसमें नहीं है पूछा गया है, इसलिए साथी समूह जो कि ग्रुप में होते हैं, तो यह पर्सनल व्यक्तिगत कारक तो हो नहीं सकते, इसलिए आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन ए, साथी समूह। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8वां, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार्य करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इसमें जो है हमने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें स्पेशली बताया गया है कि जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण में देखा जाए तो तीसरा चरण, और लेवल में देखा जाए, स्तर में देखा जाए तो दूसरा, और चरण देखा जाए तो तीसरा, यह जो है पारंपरिक है, जिसमें अच्छा कार्य या बुरा कार्य करने पर जो मतलब ऐसा बोला जा सकता है, इसको हम गुड बॉय गुड गर्ल की, अच्छा लड़का अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के बारे में भी बताया गया है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पारंपरिक होगा, और यह तीसरा चरण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तीसरा चरण, कन्वेंशनल स्टेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से दोस्तों यह जो सिद्धांत है यह परिभाषित करती है, निरंतरता का सिद्धांत परिभाषित करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, एनी सुलीवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? याद रखिएगा दोस्तों, एनी सुलीवन जो है हेलन केलर के शिक्षिका थी, जो किससे पीड़ित थी? तो यह जो है दोस्तों, इसे दृश्य हानि से यह पीड़ित थी, जो कि 5 वर्ष की उम्र में ही सुलीवन को ट्रेकोमा नाम की एक आँख की बीमारी हो गई थी, जो आंशिक रूप से नेत्रहीन हो गई थी, और यह बाद में हेलन केलर की शिक्षिका बनी। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा भी जा सकता है कि कौन सी बीमारी हुई थी, तो ट्रेकोमा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, प्रतिभाशाली छात्र की खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र, और चौथा है समाज के कमज़ोर या वंचित वर्गों के छात्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है प्रतिभाशाली छात्र। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें स्पेशली इसको समावेश किया गया है, इसे समावेशी शिक्षा के रूप में प्रतिभाशाली छात्र को भी विकलांग बच्चों के साथ शामिल किया गया, जिससे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसे एक समान शिक्षा मिल सके, एक समान शिक्षा प्राप्त हो सके। यह किसके अंतर्गत है दोस्तों? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रतिभाशाली छात्र। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विकास का अर्थ है, ऑप्शन ए है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, सी है अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, और ऑप्शन डी है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला है विकास, ये है दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है।
तो ऑप्शन ए है प्रतिबंधात्मक वातावरण, ऑप्शन बी है माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, ऑप्शन सी है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन डी है सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तात्पर्य नहीं है? तो यह जो है ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी सहनशीलता, ऑप्शन डी कल्पनाशीलता। तो याद रखिएगा दोस्तों, सहनशीलता जो है वह बौद्धिक विकास का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि नहीं है पूछा गया है दोस्तों। अब यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है जो व्यक्तित्व पर डिपेंड है, व्यक्तित्व पर फोकस है दोस्तों। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ तकनीक, ऑप्शन सी है प्रक्षेपण तकनीक, ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक तकनीक। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं इसके द्वारा। व्यक्तित्व मापन की विधियां देखिए, हमने व्यक्तित्व मापन की विधियां जो है दो प्रकार का होता है, प्रक्षेपण या प्रक्षेपण विधियां, अप्रक्षेपी या निरपेक्षण विधियां। जिसमें जो है प्रक्षेपण विधियों में जो आता है वह TAT जो अभी आया है क्वेश्चन, जिन्हें TAT को मॉर्गन और मुरे ने डेवलप किया। दूसरा है CAT, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। CAT जो है चाइल्ड पर है, और जो ब्लॉक इसका जो है डेवलप करने वाले वैज्ञानिक हैं। IBT है, SCT है, FWAT है, खेल व नाटक। और इस प्रकार आत्मनिष्ठ विधियों में ये आ जाता है, वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं। यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हम एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, इसका ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देख लिए दोस्तों, इसका जो प्रक्षेपण विधियां हैं उसमें आया है TAT, इसलिए जो इसका आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी प्रक्षेपण तकनीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे विकास के आयाम हैं उसमें जो है सामाजिक आयाम आता है, मोटर भी आता है जिसमें हम कौशलों के क्रियात्मक कौशल के बारे में जानते हैं, भावनात्मक, संवेगात्मक, और एक आता है दोस्तों भाषाई क्षमता में विकास या भाषाई विकास। तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भाषाई क्षमता या कौशल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। याद रखिएगा दोस्तों, हमने इसका वीडियो भी बनाए हैं और बहुत डिटेल वीडियो है, इसके हर एक पार्ट को अच्छे से डील किया गया है, उसमें जाकर देख सकते हैं। इनके जो 4 अवस्था है वह पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा जो है तीसरा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये उसकी क्रम है दोस्तों, लेकिन इसमें पूछा गया है दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था में क्या बोला गया दोस्तों? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इससे इसका जो हिंदी नाम है वो थोड़ा बदलते रहता है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर प्राक संक्रिया काल दे दिया है, जो कि दूसरा स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसलिए इसका आंसर होगा प्राक संक्रिया काल या प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो सामाजिक विकास। इसमें अधिकतर लोग इसमें ज़रूर कन्फ्यूज हुए होंगे दोस्तों, क्योंकि सामाजिक आ गया है तो वो सामाजिक विकास होगा करके, लेकिन नहीं दोस्तों, सामाजिक
वास्तविकता और भौतिक और सामाजिक वास्तविकता के बारे में जब अपना कॉन्सेप्ट निर्माण करेंगे, अवधारणाओं का विकसित करेंगे, तो वह बुद्धि के द्वारा ही तो करेंगे, इसलिए बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट देखते हैं, विकास किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो जानते हैं दोस्तों, किशोरावस्था है उसका आंसर, जिसे तनाव और तूफान की अवस्था के रूप में रॉस जी ने कहा गया है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, किसने कहा गया है? रॉस के द्वारा कहा गया है किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में, जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। ऑप्शन बी आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ। ऑप्शन सी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ऑप्शन डी है विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के रूप में। यह ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। याद रखिएगा दोस्तों, सभी का एक एक प्रयोग है। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रत्यक्ष या भूल का सिद्धांत दिए हैं, जो बिल्ली पर प्रयोग किए हैं। और स्किनर जो है कबूतर या चूहे पर किए हैं। और कोहलर जो है सूज का सिद्धांत दिए हैं, जो कि सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए हैं। और जो नहीं है अधिगम का सिद्धांत, वो है B.S. ब्लूम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B.S. ब्लूम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर वो दूसरों का दृष्टिकोण स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसमें ईगो सेंट्रिक रहता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है, वो अपने ही बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, ये फिर से आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पीयर रेटिंग क्या होता है दोस्तों? एक पीयर मतलब होता है सहपाठी या साथी, और यह रेटिंग क्या होता है? तो एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है यह पीयर ग्रेडिंग के समान है। ऑप्शन सी है साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। ऑप्शन डी है कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है पहला ही है, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, मतलब अन्य पीयर मेंबर के द्वारा किया जाता है। यह इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो नैतिक विकास के बारे में एक तो कोहलबर्ग जी ने बताए हैं, और दूसरा है दोस्तों पियाजे, और ये दोनों ही नैतिक विकास को परिभाषित किए हैं। कोहलबर्ग तो नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर पियाजे हो जाएगा। अगर कोहलबर्ग दिया रहता तो कोहलबर्ग नैतिक विकास को ज़्यादा फोकस किए, इसलिए उसका आंसर कोहलबर्ग ही होता। ऑप्शन इसका सी है दोस्तों आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व आनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। ऑप्शन डी है व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक
सीमित है। तो दोस्तों व्यक्तित्व केवल बाह्य रूप तक सीमित नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किए हैं, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो विशेष कठिनाइयों या मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में विशिष्ट अक्षमताओं हैं, इनके लिए जो शब्द यूज किए हैं दोस्तों, याद रखिएगा विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा है दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो शब्द यूज किए हैं स्पेशल एजुकेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 27वां जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर हमने बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाए हैं और जिस पर साथियों का बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया भी मिला है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी है दोस्तों वो स्पष्ट है, इसका इंग्लिश नेम देखिएगा तो वो नहीं भूलेंगे। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ जाता है। अर्थात ग्रॉस मोटर मतलब सकल मोटर, जिसको हम स्थूल क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसको स्थूल में क्या होता है दोस्तों, स्थूल में बड़ी मांसपेशियां जैसे कि हाथ पैर, इसका उपयोग होता है। हाथ पैर गर्दन इस प्रकार का। और जबकि छोटी मांसपेशियां मतलब हम बारीकी चीज़ करते हैं, जिसको हम सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहते हैं या ठीक मोटर विकास भी कहते हैं, वह होता है छोटी मांसपेशियों के द्वारा होता है। जैसे कि उंगलियों के द्वारा यह जो होता है उंगलियों के द्वारा होता है। छोटी मांसपेशियां इसमें एक्टिव होती है। इसके बारे में यदि पूरा कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों, मेरे चैनल में जाकर टीचरशिप में जाकर आप इसका डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वह सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास में होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। ऑप्शन ए है योजना, ऑप्शन बी है अन्वेषण, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण, ऑप्शन डी है प्रस्तुतिकरण। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है प्रस्तुतिकरण होगा। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में प्रस्तुतिकरण जो है बहुत ही प्रमुख है, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें यदि बच्चा जो है बड़ा छोटा इसका अनुमान लगा लेते हैं, तो वह जो है कंजर्वेशन का या संरक्षण का जो संज्ञानात्मक विकास का जो जीन पियाजे ने अपने 4 अवस्थाओं में जो फोकस किए हैं, वह है संरक्षण का जो विकास हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास, वह बच्चा जो है वस्तुओं में तुलना करना सीख जाता है। इसलिए इसका आंसर कंजर्वेशन या संरक्षण होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों बाल विकास का पेपर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है पूर्व किशोरावस्था, क्योंकि बच्चा जब किशोरावस्था में प्रवेश करने लगते हैं तभी उसमें विद्रोह की भावना आ जाती है। बड़ों की बातों को यदि उनके रोक टोक करने पर उसमें विद्रोह की भावना आ जाती है, जबकि मध्य या अंतिम स्टेज में किशोरावस्था के समापन में समझ की ओर विवेक की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए किशोरावस्था शुरू में और ज़्यादा मतलब थोड़ा कठिन काल है पूर्व किशोरावस्था में, इसलिए इसका आंसर जो है
ऑप्शन सी होगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ और न केवल आंसर जाना बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा। आने वाले वीडियो में हम फिर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। एक नेक्स्ट हो सके तो हम क्वेश्चन बाल विकास पेपर टू का बाल विकास पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टीचरशिप। धन्यवाद दोस्तों।